भी होता है, ठीक है। एक बार वाई लिख दीजिए, बार बार वाई लिखने से क्या होता है कि आपके लिखने की वजह से बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है, सिर्फ वाई 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 आते रहता है कंटेंट। तो एक बार वाई लिखो, हर चैट में देखता हूँ आप, ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपके क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था, आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे। टॉपिक क्या था हमारा कि ग्राफ कैसे बनता है और ग्राफ से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है। अगर मैं एक युग्म दे दूं आपको, मतलब दो समीकरण दे दूं, तो उसका ग्राफ आप तीन तरीके से, तीन पोजीशन हो सकते हैं सर। या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या तो सर दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी प्रतिच्छेद ना करेगा, इसको हम कहेंगे सर समांतर रेखाएं। या तो हो सकता है सर पहले वाले लाइन के ऊपर ही दूसरा वाला लाइन चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या बोल सकते हो सर, या तो L1 और L2 प्रतिच्छेदी होंगे, तो यहाँ पर से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं के एक हल होते हैं क्योंकि एक बिंदु कॉमन है, और एक हल है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, संगत है। समांतर रेखा के केस में क्या बोलेंगे, समांतर रेखा के केस में सर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, तो इसके कोई भी हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। संपाती मतलब एक के ऊपर एक अगर चला जाएगा, इन दैट केस बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इन दोनों लाइन के ऊपर है, तो इसके अनेकों हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, और अनगिनत हल होंगे तो संगत होगा, और इसको संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। संपाती वाले में मैंने बस बोला था कि आश्रित संगत भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो इतनी चीज हमने डिस्कस कर रखा है पिछले क्लास में, बहुत ही डिटेल में। इस पे कोई रिकॉल नहीं करते। एक इसके अलावा और एक टॉपिक पढ़ा था व्यापक रूप के बारे में, ये भी याद करो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ ये, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, होल नहीं हो पाया था। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक ही समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, ठीक है। मैं एक ही समीकरण को लिख रहा हूं, तो एक समीकरण का व्यापक रूप मुझे कौन बताएगा। चलो अभी मैं माइक आपका ऑन कर रहा हूं, मुझे माइक ऑन करता हूं, आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा, बताइए। क्या सर? दो चर वाले, नहीं उदाहरण, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। देखो आपने जो बोला ना, आपने बहुत सही बोला, लेकिन आपने उदाहरण बोला। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जनरल फॉर्म जिसमें ए बी सी के टर्म्स में आ जाए। तो आप ये बोल सकते हो सर, अगर जनरल फॉर्म आपको चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का, एक समीकरण का, तो आप लिखते हो सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। मैं युग्म नहीं बोल रहा, युग्म बोलेंगे तो दो समीकरण लिखना होगा, यहाँ पर एक ही समीकरण लिखा। मैंने क्या बोला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब मैं पूछा ये युग्म है क्या, आप क्या बोलोगे, युग्म है ये? यस, नो सर। युग्म नहीं है क्योंकि एक ही समीकरण है। तो युग्म होने के लिए कितने समीकरण चाहिए मुझे, दो तीन समीकरण। दो। तीन कैसे, दो, ठीक है, दो जोड़ा चाहिए। तो आप कुछ ऐसा लिखते हो सर, युग्म चाहिए तो दो समीकरण लिखिए, सेम चीज दो बार लिख दीजिए। देखो आप युग्म का व्यापक रूप अगर लिखना चाहते हो ना, आप ऐसे लिख दीजिएगा। पहले आप बोलो सर इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो यहाँ वन लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि एक बार और इसको रिपीट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, ठीक है, फिर से लिख दो। ए एक्स किसी का माइक ऑन है क्या, धन सिंह के नाम से एक बच्चे हो, अपना माइक बंद कर लो। धन सिंह, आवाज नहीं जा रहा क्या, बताओ। धन सिंह के नाम से एक बच्चे, लो मैं बंद कर दे रहा हूँ आपका माइक, ट्राई करना कि माइक नहीं ऑन हो। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दो बार लिख दिया। अब इसको भी हम युग्म नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आप क्या करिए, पहले वाले में 1 1 1 लगा दीजिए समीकरण 1 में, सर और समीकरण 2 में 2 2 2 दो लगा लगा दीजिए, दिया। ए टू बी टू सी टू, ठीक है। तो बन गया ए वन एक्स, पढ़ते क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये युग्म है। मुझे बताइए क्या ए टू और ए पावर 2 ये दोनों सेम चीज है क्या, नो सर। नो सर। सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ए टू बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि कोई एक नंबर है ए टू, ए वन से अलग, और ए टू अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे तो ए का घात 2 बताता है वो, ठीक है, तो वो घात नहीं है, ठीक है, वो घात नहीं है। तो अगर मैं, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है,
आप पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, सर दोनों समीकरण होने चाहिए, बराबर का साइन होना चाहिए। अगर मुझे व्यापक रूप में बोला जा रहा है, तो व्यापक रूप या जनरल फॉर्म में जब भी बोला जाएगा तो इसके राइट साइड में क्या रहेगा बताओ, इक्वल टू के दाएं तरफ क्या रहेगा, जीरो इक्वल टू के दाएं तरफ जीरो रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, इक्वल टू के दाएं तरफ जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर जितने जगह पर भी आप चर यूज कर रहे हो, चर मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी आप यूज कर रहे हो, इसका घात एक ही होना चाहिए क्योंकि रैखिक है। ठीक है, तो घात देखिए सब जगह पावर एक है, एक्स वाई का पावर एक है, एक्स वाई का पावर एक है। ठीक है, पावर एक होना चाहिए, सर सेम होने चाहिए सर। चर सेम होने चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने पहले वाले समीकरण में सर अगर एक्स और वाई का यूज किया गया है, दूसरे में भी एक्स और वाई का ही यूज करिएगा, जेड को मत लीजिएगा या कोई अलग सा चर मत ले लीजिएगा। ठीक है, अलग सा चर आ जाएगा तो नहीं बनेगा हमारा व्यापक। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कुछ लिखता हूं, पहला तो सबसे आसान क्वेश्चन मैं पूछूं, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 एंड 9x माइनस 7y प्लस 13 बराबर 0, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं? नो सर। यस सर। चैट में नो चैट। सर। है सर। क्यों नो? नो बोलने का क्या रीजन है? सर बिल्कुल होगा, नहीं बोलने का कोई कारण ही नहीं है। आपको पता है सर दोनों समीकरण है ही, दोनों जगह चर एक्स और वाई ही, देखो यहाँ भी एक्स यूज किया और एक्स यूज किया, यहाँ भी वाई यूज किया, यहाँ भी वाई ही यूज किया, तो सेम वेरिएबल है दोनों जगह पर। ठीक है, सेम वेरिएबल है तो समान एक्स है, समान ही चर है। उसके बाद बोलेंगे सर चर के सब जगह घात एक है तो रैखिक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो समीकरण। ठीक है, चलिए अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने लिखा 3x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? नो सर। नहीं, क्यों? नो सर, क्योंकि सर वो जेड वाले में तीसरा चर आ जेड गया। है सर। क्योंकि तीसरा चर आ गया। सर बोलेंगे सर जेड क्यों आ गया यहाँ पर? ठीक है, जेड आ गया ना, यहाँ पर तीन चर हो गया, तो यहाँ पर तीन वेरिएबल होगा, तो कहेंगे सर ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं। ठीक है, ये युग्म नहीं बनेगा। ठीक है, कि दो चर वाला नहीं, युग्म है लेकिन दो चर वाला नहीं। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 8, मैं लिखू 5m प्लस 9n इक्वल टू 13, ये है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पर नहीं होगा, चर अलग आप अलग बोलोगे है। चर अलग अलग है। सर यहाँ एक्स और वाई का यूज किया और यहाँ पर तो आपने एम और एन ले लिया, तो चर तो अलग अलग है, तो ये अभी हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा लिख दूं, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है क्या? यस सर। सर यस। क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है? इक्वल टू में जीरो नहीं है सर। इक्वल टू में जीरो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि व्यापक रूप में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जाकर हमें a1 b1 c1 सर। a2 b2 c2 का वैल्यू। हाँ जी बताइए शुभम। ये बराबर में जीरो ही होना चाहिए। देखो कोई जरूरी नहीं कि बराबर में जीरो ही होना चाहिए, अभी के लिए देखो क्या मैं बोल रहा जीरो ही होना चाहिए। हूँ, सुनो मेरी बात, देखो मेरी बात सुनो पहले। यहाँ पर क्या बोलो सर, यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं, तो हाँ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्यों? क्योंकि दोनों ही समीकरण हैं, दोनों ही रैखिक हैं, दोनों जगह सेम चर यूज किया गया और सेम चर यूज किया गया एक्स और वाई का, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या ये व्यापक रूप में लिखा गया है? तो नहीं, व्यापक रूप में नहीं लिखा गया, व्यापक रूप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे कैसे वो सीखना है। तो इक्वल टू का राइट साइड में जीरो होना चाहिए, जैसे ये समझो मैंने क्या लिखा था, पाँच को इस तरफ ले आएंगे सर, माइनस में हो हाँ जाएगा। बस वही करना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो राइट साइड में जीरो होना चाहिए, तो कांस्टेंट वाले टर्म को आप बाएं तरफ लेकर चले जाएंगे तो जीरो बन जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा इस तरीके से होता है, तो आप इस वाले को कंपेयर करिएगा इस वाले के साथ,
और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करिएगा इस वाले के साथ। सेकंड वाले में A2 आएगा, पहले वाले में A1 आएगा। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला सर, पहला समीकरण क्या है आपका, x माइनस 2y बराबर 5। अब यहाँ से आपसे अगर कोई बोले ना A1 B1 C1 का वैल्यू बताइए, तो अभी मत बताइएगा, आपको एक सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है, तो इसको आप बदलिएगा। तो ये क्या बन जाएगा सर, x माइनस 2y माइनस 5। हाँ, तो 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 बन गया, तो ये बन गया माइनस का 5 बराबर 0। अब इसको आप Yes, कंपेयर sir. करिएगा इस वाले पहले इक्वेशन से। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर A1x ओके सर। प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब आपसे बोलता है A1 B1 C1 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, A1 क्या होता है, x का गुणांक, तो यहाँ पर 1 है ना x के आगे, तो कहेंगे सर A1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, ठीक। अगर मतलब B1 का वैल्यू कितना होगा बताओ, 2 या माइनस का 2, -2। -2, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ -2। पर माइनस का 2 आएगा क्योंकि साइन के साथ बोलते हैं। तो ये आएगा आपका B1 का वैल्यू। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर, B1 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अगर मैं बोलूँ C1 का वैल्यू क्या बोलोगे, -5। तो C1 का वैल्यू कहेंगे सर ये हमारा माइनस का 5 आ गया, ठीक है, साइन के साथ -5। C1 का वैल्यू माइनस का 5 आ गया। क्लियर। अब मैं सेकंड इसको मिटाऊं, यस सर। चलो मिटाते नहीं है, इस तरफ लिख लेते हैं। मैं बोलो सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकंड वाला इक्वेशन है 3x प्लस 4y +4y। इज इक्वल टू 20। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 20 को उधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये तो आपको पता ही है, बोल दोगे सर 3x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। अब इसको कंपेयर करोगे A2 वाले से, क्योंकि समीकरण 2 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिख देना, कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे बताइए A2 का वैल्यू कितना है, 3। 3। तो यहाँ से बोलेंगे सर A2 का 3। वैल्यू देखिए ये दिख रहा है, ठीक है, A2 का वैल्यू ये मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है। तो बी A2 का का वैल्यू, बी का 4 सर। B2 का वैल्यू, B का वैल्यू नहीं, B2 का वैल्यू कितना, 4। 4 B2 का वैल्यू 4, तो बिल्कुल पॉजिटिव, तो हम कहेंगे सर B2 का वैल्यू C2 4 का आ गया। माइनस का 20। और C2 का वैल्यू क्या है, माइनस का नहीं 20। होगा, माइनस का 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा C2 का वैल्यू माइनस का 20, तो C2 का वैल्यू माइनस का 20 आ गया। क्लियर, समझ में आया। Yes, sir. चलो Yes, अब मैं sir. जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर चैट सेक्शन में देना है। मैं माइक बंद कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, चलो उस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं एक ही समीकरण लिख रहा हूँ, ठीक है। डाउट है बताइए, हरिओम क्या डाउट है, माइक ऑन करके बताओ, माइक ऑन करके सर बताइए। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस का 2 प्लस का नहीं किया था, और इस वाले में माइनस का वो प्लस का 4 माइनस का कर वो ठीक है ना, माइनस का कर दिया था। यहाँ तो ठीक है ना, माइनस का 2y था तो माइनस लिया, यहाँ पर 4 के आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिया। सिर्फ इसका चेंज नहीं होगा। 4y का कैसे चेंज होगा, यहाँ पर समझो क्यों चेंज हो रहा है साइन। समीकरण क्या है आपका, 3x प्लस 4y बराबर 20 था, तो 4y तो पहले भी बाएं तरफ है, अभी बाएं तरफ ही है ना, मैं लेके से जा रहा हूँ, जिसको आप चेंज करोगे साइड उसी का तो साइन चेंज करेंगे, 20 को इधर लेकर जा रहे हैं, तो 20 का ही साइन चेंज होगा ना, 3x प्लस 4y तो रहेगा ही, 20 जो है प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 20 बराबर 0। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। और यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पहले से ही माइनस था, माइनस 2y पहले से था, ठीक है। चलो मैं अगर एक ही समीकरण लिखता हूँ, दो चर वाले हटे, मतलब युग्म की बात हटाई, अगर मैं सिर्फ एक ही समीकरण लिखता हूँ आपके लिए, स्क्रीन शायद अभी रुक गई है, एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, सही हो जाएगा। देखना अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 13, कैमरा मुझे खोल बताइए रखा है इसको सर किसी ने। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलिए, और मुझे बताइए कि ए बी सी का वैल्यू कितना होगा। कैमरा ऑन है क्या किसी का? -13 ए बी सी तीनों का वैल्यू बताओ ना, और चैट में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ।
ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, कॉमा लगा के लिख दो। देखो हम क्या बोलेंगे सर, इसको कंपेयर करेंगे इसको, ए एक्स, इसको पहले तो जीरो बनाइए, इसको क्या बोलेंगे सर, जीरो बनाइए, राइट साइड में जीरो होना चाहिए, 13 इधर आएगा, तो बन जाएगा 7x माइनस का 9y माइनस का 13 बराबर 0, कुछ ऐसा लिख दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे सर ए एक्स, अच्छा देखो आप -9 7 लिखते रहोगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि आप किसका वैल्यू लिख रहे हो, आप कॉमा लगा कर लिख दो, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप कंपेयर करिएगा तो आपको क्या दिख रहा है सर, ए के साथ दिख रहा है मुझे 7, तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 आ गया, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर माइनस का 9 होगा, प्लस का 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या आ गया, माइनस का साइन है, बहुत बढ़िया योगेश, तो बी का वैल्यू यहाँ पर आएगा माइनस का 9, और सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू 13 मत बोल दीजिएगा, सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 13 है, ठीक है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू माइनस का 13 है, साइन के साथ लेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से आंसर बोलोगे। ए बी सी क्लियर, ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू माइनस का 9, सी का वैल्यू माइनस का 13, क्लियर, चैट में लिख के बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं जो दो रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा, आपके एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। बोला गया 4 बराबर 5x माइनस 3y को x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखे और सी का वैल्यू बताइए। यहाँ पर हो सकता है आपको ए का वैल्यू पूछ ले, हो सकता है बी का वैल्यू पूछ ले, हो सकता है सी का वैल्यू पूछ ले, तो इसको आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, इस रूप में लिखने के बाद सी का वैल्यू बताइए कितना है। बहुत बढ़िया, देखो यहां पर आप क्या बोलोगे सर, दिया क्या गया है, ध्यान से देखिए, लिखा गया है समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3y, ठीक है। अगर 4 जो है 5x माइनस 3y के बराबर है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर 5x माइनस 3y जो होगा वो 4 के बराबर होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूं a जो है b के बराबर है तो b जो होगा a के बराबर होगा, ठीक है। 4 अगर 5x माइनस 3y के बराबर है तो 5x माइनस 3y 4 के बराबर होगा। यहां से हम बोलेंगे सर 4 को इधर लेकर आ जाइए, तो बन जाएगा 5x माइनस 3y प्लस का 4 बन जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। अब a क्या होता है, इसके नीचे आप लिखिए ए एक्स, क्योंकि एक ही समीकरण की बात की गई है, बी वाई प्लस का सी बराबर 0। अगर कोई आपसे पूछता कि ए का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, ए के साथ 5 लिखा हुआ है सबसे, एक्स का गुणांक। बी का वैल्यू क्या है, वाई का गुणांक, जो कि दिख रहा है मुझे माइनस का 3, ठीक है, तो माइनस का 3 लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख दिया। सी का वैल्यू कितना, जो आपसे पूछ रहा था, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, माइनस का 4, 4 नहीं लिखना है हमें, माइनस का 4 लिखना है, क्लियर। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -3, नहीं मिलेगा पोल, आज एक भी पोल नहीं होगा, आपको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दीजिए, पोल नहीं होगा आज, ठीक है, पढ़ लीजिए, पोल होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -4, क्लियर, समझ में आया। चलिए, अगर मैं ऐसा पूछता हूं, मुझे बताओ, मैंने लिखा 9 बराबर 13x प्लस 7y, मुझे बताओ ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। पहले सीखने पर फोकस करिए ना, पोल वगैरह तो हो जाएगा, पहले आप सीखोगे तब तो पोल करोगे। ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो यहां से हम कह सकते हैं सर, अगर 9 13x प्लस 7y के बराबर है तो हम कह सकते हैं ना 13x प्लस 7y जो रहा होगा, ये वाला जो क्वांटिटी रहा होगा वो 9 के बराबर रहेगा, ऐसा लिख दिया, ठीक। अब यहां से बोलेंगे सर 13x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0, 9 उधर गया, माइनस का हो गया। अब यहां से हम बोलेंगे सर इसको कंपेयर करिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक मुझे दिख रहा है 13, तो मैंने लिख दिया 13। बी का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पर 7 दिख रहा है, मैंने 7 लिख दिया। सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 9 दिख रहा है, मैंने -9 लिख दिया, ठीक है। ए का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू -9।
अब हो सकता है आपसे ए का वैल्यू पूछे, हो सकता है बी का वैल्यू पूछे, हो सकता है सी का वैल्यू पूछे। अच्छा मुझे बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर ए का वैल्यू 13x, बी का वैल्यू 7y और सी का वैल्यू -9, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस या नो? नो, ये गलत है। ठीक है, गलत है। तो ए बी सी क्या रहेगा? ए बी सी जब भी आपसे पूछो ना, ये अचर रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ भी वेरिएबल मत लगाइएगा। ए बी सी कोई नंबर रहेगा। ठीक है, एक्स का टर्म नहीं आएगा, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मत कहिएगा ए का वैल्यू 13x, बी का वैल्यू 7y, ऐसा नहीं आएगा। ए बी सी कुछ नंबर रहेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, दो समीकरण युग्म लिखा गया है, तो यहाँ पर आपसे बोल सकता है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी का वैल्यू बताइए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि दो समीकरण लिखा गया है, युग्म लिखा गया है। तो युग्म में आपसे बोला जाएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू बताइए, या फिर a1 बताइए, b1 बताइए, c1 बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा सर, पहले मुझे बताओ, ये जो पहला समीकरण लिख रखा है, क्या यह व्यापक रूप में है या नहीं है? व्यापक रूप में है या नहीं है? है, 0 है राइट साइड में। ठीक है, समीकरण 2 जो लिख रखा है, यह भी व्यापक रूप में है। तो व्यापक रूप में तो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, बस आपको कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करिए, आप समीकरण 1 को लिखिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे मैं क्या लिखूं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 के नीचे लिखेगा सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लिख लो अपने कॉपी में, काम आएगा। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण 2 जो है आपका, ये क्या लिख रखा है? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 2 है, तो इसके नीचे 2 वाला लिखेंगे, यानी सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए a1 का वैल्यू क्या है? x का गुणांक पहले समीकरण में, तो a1 का वैल्यू आपको दिखेगा 5, लिख दिया 5। b1 का वैल्यू कितना है? b1 का वैल्यू दिख रहा है -4, -4 है, 4 बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर ध्यान रखना है। b1 का वैल्यू जो होगा ये -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ बोला सर b1 क्या है हमारा? -4। ठीक है, मैंने लिखा -4। c1 कितना है? c1 में तो कोई चेंज करने की नीड है नहीं, c1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो c1 का वैल्यू आपका 8। चलिए अगला, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए a2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, हाँ निशांत बताइए, कुछ डाउट है क्या? निशांत, क्या डाउट है बताओ, बोलिए ना, आप बोल रहे हो माइक ऑन करना है, तो ऑन नहीं कर रहे हो आप माइक। ये A1 बटा, सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 बटा 2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। देखो आप आगे मत जाइए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 पर आएंगे, वो करेंगे। पहले a1 b1 c1 पहचानना तो सीख ले, फिर a1 बटा a2 b1 बटा b2 कर लेंगे। ठीक है, सारा टॉपिक कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा जाएगा। ठीक है, पहले आप a1 b1 c1 पहचानिएगा, तब तो रेशियो देखिएगा, अगला टॉपिक है वो जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो a2 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो a2 का वैल्यू आपको सर यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, a2 का वैल्यू आपको दिख रहा है सर 7, सेकंड इक्वेशन का x का गुना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7। b2 का वैल्यू कितना होगा? सर सेकंड वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो b2 का वैल्यू आपको दिख रहा है 6, मैं लिख दिया यहाँ पर 6। और c2 का वैल्यू कितना है? c2 का वैल्यू आपका -9। ठीक है, तो c2 का वैल्यू -9। क्लियर? बिल्कुल, आप सभी लोग चैट में सही लिख रहे हो मोस्टली, तो क्लियर, ये समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, बस इतना बताओ कि अगर मैं कुछ ऐसा समीकरण लिख दूं 9x प्लस 3y
-7 बराबर 0, 2x + 8y -5 बराबर 0। C1 का वैल्यू बताइए और C2 का वैल्यू बताइए। C1 और C2 वैल्यू आप कॉमा लगा कर लिखिए, पहला वैल्यू फिर दूसरा वैल्यू, C1 और C2। बहुत बढ़िया। तो आपको C1 C2 क्या कांस्टेंट वाला है, पहला वाला में C1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 2 बोलिए। तो इक्वेशन 1 का जो कांस्टेंट है वो C1 हो जाएगा, यहाँ से C2 आ जाएगा, तो ये -7 आ जाएगा या -5 आ जाएगा। मुझे बताइए B1 का वैल्यू और B2 का वैल्यू। अब B1 B2 बताइए। B1 B2 दोनों लिख दो साथ के साथ। B1 B2 32 कैसे, 3 और 8। हाँ, तो B1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है और B2 का वैल्यू 8 है, तो यहाँ बोले सर 3 और 8। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है क्या किसी को? समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो डी, डाउट है तो डी लिख के बताइए। समझ में आ गया तो वाई लिख के बताओ। ठीक है, तो इसी टाइप के मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तो बस यस नो क्वेश्चन है, नहीं चैप्टर 8 नहीं होगा अभी, ठीक है, पहले इसको पढ़िए। तो यहाँ पर आपसे बताना है, आपको बताना है कि क्या ये दो समीकरण जो लिखा हुआ है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या भी या नहीं। ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, ए या बी, सी डी नहीं होना चाहिए किसी का। और ध्यान से देखो समीकरण क्या लिख रखा है, 4x + 5y + z बराबर 0। यहां लिखा 2x + 3y + 8 बराबर 0। दो चर होने चाहिए, समीकरण होने चाहिए, युग्म होने चाहिए, रैखिक भी होने चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं देखोगे आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा? आपको तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं होगी इसमें तो, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है। फोन ही आंसर आ चुका है अभी तक। तो क्लास में भी 45 बच्चे हैं, 45 में 21 आंसर आया है, आधे से भी कम बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, 22 बच्चों ने कर दिया अभी तक आंसर। इसमें बहुत टाइम नहीं लेंगे, लास्ट 20 सेकंड एंड करेंगे 20 सेकंड में। जाइए जाकर सुनिए कौन सा ऑप्शन है आपका। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? क्या सिर्फ इसमें दो ही चर है? क्या ये रैखिक है? क्या ये समीकरण युग्म है? इतना चीज आपको देखना होगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, टोटल 28 बच्चों ने आंसर किया है। और इसको समझते हैं कि क्या होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही जल्दी से आप आंसर सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर दो चर की बात की गई है, दो चर वाले युग्म तो है, दो समीकरण है, रैखिक भी है, जहां पर भी चर है सभी जगह घात 1 है। ठीक है, घात 1 है। उसके बाद आप देखोगे चर कितने हैं, तो दो चर की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में कितना चर है? एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई जेड 3 चर हो गया। तो हम कहेंगे सर नो सर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दोनों ही समीकरण में सिर्फ और सिर्फ दो चर होने चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, या दो भी, जो भी चर यूज करिए, दो ही चर यूज कीजिए, सेम यूज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, यानी नो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, 7 बराबर 4x - 3y है, तो b का वैल्यू बताइए। ठीक है, यहाँ पर b का वैल्यू पूछा गया है, ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और b का वैल्यू देखिए इसमें से क्या होगा। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। रिस्पॉन्स हो सकता है कि थोड़ा देर नहीं दिखे, फिर दिख जाएगा। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। इक्वेशन लिखा गया 7 बराबर 4x - 3y। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो, 4x - 3y बराबर 7। ठीक है, वहां से b का वैल्यू आ जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। तो 7 बराबर 4x माइनस 3y है, तो b का वैल्यू बताइए, b यहां पर क्या है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y जिससे भी गुना हो रखा है वही b होगा, है ना। आप कौन पहले लिखा गया है कौन बाद में लिखा गया इससे मतलब नहीं है ना, किसका गुणांक है उससे मतलब, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से देखना होगा आपको। अगेन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, 25 सेकंड फिर से रुक रहे हैं, 23 बच्चों का आंसर आ चुके हैं। फिफ्टीन सेकंड और 15 सेकंड और 24 आंसर आए हैं, 24 में 19 सही है, बाकी बच्चे करिए। लेकिन आपके बैच में सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आ रहा है, 50% लगभग बच्चे आंसर कर रहे हैं, और कह तो 60%, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। जबकि होना चाहिए कि मान लो अगर यहाँ पर क्लास में 45 बच्चे हैं तो ठीक है 40 आंसर आना चाहिए, 4-5 बच्चों का हो सकता है पोल ना है या नेटवर्क इशू हो, सभी के साथ तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड मेंट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, आपका चैट ओपन रहेगा, अगर पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में करिएगा। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो सर 7 बराबर अगर 4x माइनस 3y है तो 4x माइनस 3y जो होगा वो 7 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ बहुत आसान है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 4x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, ऐसे लिख देंगे। तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो मुझे क्या दिख रहा है, b का जो गुणांक है वो मतलब y का जो गुणांक है b कहलाता है, तो y का गुणांक यहाँ पर -3 होगा। ठीक है, तो ये आएगा -3, ऑप्शन सी। ठीक है, -3 होगा y का गुणांक। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते ना कि a ये है b ये है c ये है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो हमें फॉर्म लिखना होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए के एक्स के गुणांक को ए बोलेंगे, वाई के गुणांक को बी बोलेंगे, कांस्टेंट वाले को सी बोल देंगे। ठीक है, ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से इजी सा, दो युग्म लिखा गया है, अब दो युग्म लिखा गया है तो 1 2 करके बोलेगा, तो बी1 और बी2 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बी1 का वैल्यू क्या है, बी2 का वैल्यू क्या है। चलो का चैट बन रहेगा, पोल में आंसर कीजिए। बी1 बी2 का वैल्यू देखिए, आप समीकरणों को अपने कॉपी में लिखो। 2x प्लस 3y माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ क्या लिख देंगे सर, 9x माइनस का 7y प्लस का 5 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा लिखो आप। समीकरण 1 के नीचे a1 वाला, समीकरण 2 के नीचे b2 वाला, है ना। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए हमेशा, इस वाले को 2 बोल दीजिए, पहले लिखा हुआ है इसको 1, बाद वाले को 2। ठीक है, b1 b2 देखिए कितना। तो मैंने क्लास में आज क्या बोला था कि आज क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़े कंफ्यूजन से होंगे, तो आपको आराम से करोगे तो वो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से बस करिए, आंसर सही सही आ जाएगा। 16 आंसर आए अभी तक। हो सकता है आपके एग्जाम में A1 A2 पूछ ले, हो सकता है B1 B2 पूछ ले, हो सकता है C1 C2 पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है।
हाँ जी बताइए, कुछ बोलना है क्या? सर सर पोल रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा सर। चलो इसमें पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। सर हेलो। चलो अभी दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है। सर चलो मेरा अभी दिख रहा है, हाँ माइक्रोफोन जी ऑन है बताइए। क्या? थैंक यू सर। ठीक है, तो 26 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। इतना का सही माइक है बंद कर सर। लो अभी। 27 में 20 आंसर सही है, 28 आंसर आ चुका है। माइक बंद कर लो सूरज, सूरज का तो बंद है, किसी एक का ऑन था, बंद कर लो जिसका भी ऑन है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 सर टाइम दे दो थोड़ा। 3। टाइम चाहिए इसमें, टाइम चाहिए, करो फिर, टाइम दे रहा हूँ। आप बस a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 लिख दीजिए ना, उसके नीचे समीकरणों के नीचे आ जाएगा a1 b1 c1, सारा जो पूछेगा वो दिख जाएगा। चलो 5 सेकंड में स्पेंड करेंगे, अगर 5 सेकंड में नहीं होता तो फिर आप चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। 5 सेकंड में करेंगे। 5 4 3 2, वो मेरा काम है विकास, ये नहीं करना है आपको। डिसिप्लिन मेंटेन रखो, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए क्लास में, ठीक है। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और सी सर। सी सी बोल, सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? सी आएगा। कैसा सी आएगा? अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो देखो, मैंने यहाँ पर समीकरण तो लिख ही दिया है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब समीकरण 1 के नीचे आप क्या बोलोगे? समीकरण 1 के नीचे लिख दीजिए सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहीं से आपको दिख गया सर y का गुणांक जो समीकरण 1 में है उसको b1 बोलते हैं, तो b1 का वैल्यू 3 दिख रहा है, ठीक है। तो b1 का वैल्यू आप बोलोगे सर b1 तो हमारा 3 है। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में b1 का वैल्यू -4 है, गलत हो गया। b1 का वैल्यू 2 है, गलत हो गया। b1 का वैल्यू -3 है, गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर सी ही बनेगा ना, b1 का वैल्यू 3 बन जाएगा सही। यहाँ से देखिए, आप अगर इसको लिख दोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो यहाँ से दिख रहा है सर b2 क्या है? y का गुणांक, तो यहाँ पर b2 का वैल्यू -7 दिख रहा था, तो b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -7। तो आंसर आ गया यहाँ पर b2 -7, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करिएगा, यहां पर आप गलती करते हो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। अभी मैं पोल नहीं ऑन कर रहा, चैट अभी बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, √2 है, इसके बाद x है, बराबर 7y -9। अब दाएं तरफ जो भी लिखा हुआ है उसको आप बाएं तरफ लेकर जाइए, ठीक है, दाएं तरफ 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 7y को उधर लेकर जाएंगे और -9 को उधर लेकर जाएंगे। उसके बाद 0 बचने के बाद देखिए ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा, और ए बी सी में वेरिएबल नहीं आने चाहिए, एक हिंट भी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी में कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। देखिए क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। पोल ऑन है, आप देखिए ए बी सी कौन सा होगा। पूछा गया ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। युग्म की बात नहीं की गई, युग्म लिखा ही नहीं गया। फिर से बोल रहा हूं कि ए बी सी में कोई वेरिएबल नहीं आएगा, कोई भी आपका चर नहीं आना चाहिए ए बी सी में, ठीक है। 7y को आप दाएं तरफ से बाएं तरफ लेकर जाओ, -9 को आप दाएं से बाएं तरफ लेकर जाओ। जब भी टर्म को आप दाएं से बाएं करोगे या बाएं से दाएं करोगे तो उनका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह को बदल दीजिए, है ना। तो उसके बाद आप उसके नीचे x प्लस बी वाई प्लस सी लिख दीजिए, लिखा भी गया यहाँ तो x प्लस बी वाई प्लस सी। कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। इतना प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं A1 B1 C1 का? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जाकर हमें इसका रेशियो निकालना होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ना। तो जब तक हम A1 B1 C1 नहीं पहचानेंगे तो कैसे रेशियो निकालेंगे? गलती कर दोगे रेशियो में, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है।
22 आंसर आया है अभी तक। इसमें जैसा मैंने बोला था कुछ आंसर गलत हुए हैं, ज्यादातर सही है, लेकिन इस बार गलत थोड़ा ज्यादा आया है पिछले वाले क्वेश्चन के कंपेयर में। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। और आप 15 एक समझा देते, क्या बोल रहे हो शुभम? पहले एक वर्ग आड़ा आप समझाते थे। नहीं है समझ में आया क्या बोला आपने? सर ये बोल रहा है एक बार समझा तो देते। समझाया तो था, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था क्या? कराया था सर, पर वो बोल रहा है। तो करवाया था ऐसा वर्ग वाला क्वेश्चन। नहीं करवाया था। वर्ग नहीं करना है शुभम, इसमें आपको वर्ग करना ही नहीं है, जो लिखा हुआ है बस वही करो। इसमें वर्ग क्यों करोगे आप? ठीक है, वर्गमूल लिखा हुआ है, वर्गमूल करने दीजिए। देखो हर चीज ऐसा नहीं होगा ना कि आपको जो पढ़ा कर भेजूंगा एग्जाम में वही आएगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है ना कि आपको जो मैं पढ़ा के भेजू थोड़ा अलग क्वेश्चन आए, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा पढ़ा था, थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा सा आप उसको यूज करके सर solve करिए। ठीक है, हाँ जी, अब समझ में आ गया सर, मैं चैट में लिखूंगा। ठीक है, चैट में सही वाला आंसर करिएगा। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ 10 सेकंड। 29 आंसर आए। अभी माइक बंद कर। सर एक माइक भाई ने बंद। बोल देना, ये बोल लेना। हाँ, कि कोई कभी आंसर नहीं बताना। चलो मैं अभी माइक बंद ही कर दे रहा हूँ, माइक की कोई नीड है नहीं अभी। तो अभी आपका बंद किया जा रहा है पोल 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं। अभी आपका चैट ओपन है, तो आप चैट में सही वाला आंसर लिखिए। जिन बच्चों को लगता है आपने सही आंसर किया तो फिर मत लिखना, जिनको चेंज करना हो या फिर लगता हो कि हाँ ठीक है बी आ रहा है ना। देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सर समीकरण क्या लिखा हुआ है था, बड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा देखो वर्गमूल वाला नहीं बताया था, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखा गया समीकरण? √2x वर्गमूल 2x बराबर 7y माइनस का 9। तो हमें क्या चाहिए, दाएं तरफ में जीरो चाहिए, हमें इस फॉर्म में चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो जीरो करने के लिए हम इस 7y को इधर लेकर आएंगे। तो 7y जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, √2x माइनस का 7y, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 7y है, साइन चेंज कर लेगा, माइनस का 7y बन जाएगा। माइनस का 9 है, दाएं से बाएं आएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। तो प्लस का 9 बराबर जीरो। तो √2x माइनस का 7y प्लस का 9 बराबर जीरो। इसी को तो तुलना करने बोला गया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से। ठीक है, बहुत बच्चों का सही था रॉबिन। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से कंपेयर करिए। अब यहाँ से आप देखोगे सर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू √2 है ना। तो यहाँ पर एक्स नहीं लगाते, ए क्या है हमारा वर्गमूल 2, बस √2 लिख दिया। बी का वैल्यू क्या है आपका, बी का वैल्यू माइनस का 7 है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का 7 है, तो बी का वैल्यू मैंने लिखा माइनस का 7। सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू 9 है, तो सी का वैल्यू मैंने लिख दिया 9। तो √2 माइनस 7 एंड 9 कहाँ पर है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर √2 तो था, लेकिन ये 7 था तो गलत हो गया। यहाँ पर भी 7 था, गलत हो गया। ये 7y था, गलत हो गया। √2 माइनस 7 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, बहुत बच्चों का सही था, है ना, बहुत बच्चों का सही था। इतना क्लियर है? अब देखो अगला जो टॉपिक है, इसमें हम लोग यूज करेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। जो अगला टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। देखो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, सर संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोल रहे हो सचिन? फिर से आवाज कट गया। देना सर। आवाज किसी और को जा रही है क्या सचिन की? नो सर, वॉइस नो कट हो रही है। सर, हाँ, ब्रेक हो वॉइस रही कट है। हो रही है ना। क्या बोल रहे हो, चैट में लिख दो। चलो तब तक आगे बढ़ते हैं, चैट में आप लिखिए सचिन क्या कह रहे हो, आपका डाउट किया जाएगा। देखो आप लोग बोलोगे सर संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म पढ़ चुका है ना,
नहीं, कल करा देना, अभी एंड कर दे क्या क्लास, बताओ। नहीं, हाँ अभी सर। पढ़िए, ठीक है, अभी बहुत 15 मिनट का समय बचा है, आराम से पढ़िए, ठीक है। शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, देखो टॉपिक अगले ही क्लास में कवर करेंगे, लेकिन बेसिक समझ लो आज, ठीक है। टॉपिक अगले क्लास में कवर करेंगे। हाँ सर, करा दो सर। संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आपने पढ़ा है पहले। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगर मैं बोलूं संगत युग्म, तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ, कौन बताएगा। ऐसा समीकरण युग्म जिसका एक और अनेक जिसका हल होता हो। जिसका हल होता हो, या तो एक हल होगा तो भी संगत होगा, या फिर अनेक हल होगा तो भी तो संगत। भी संगत होगा, ठीक है। दो केस बनते थे। अगर मैं बोलूं असंगत, असंगत जिसका युग्म कोई कहने का हल नहीं मतलब है होता। इसका कोई जिसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। देखो आपके बैच में माइक ऑन करता हो ना, आप लोग सारे बच्चे माइक ऑन कर लेते हो, फिर क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए आपके बैच में कई बार मुझे माइक बंद करना पड़ता है। और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आप लोग छोटे बच्चे हो नहीं, क्लास 4-5 के तो बच्चे हो नहीं, काफी बड़े हो, क्लास 10th में अगले साल बोर्ड दोगे, 11th-12th में जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर आप लोग चैट का यूज करना सीखिए, ठीक है, चैट में लिखिए। हाँ, कई बार होता है कि चैट में लिखने में थोड़ा टाइपिंग करना पड़ता है, तो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना आंसर लिख पाएंगे, है ना। तो संगत कहने का मतलब एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा, या हल होगा। असंगत कहने का मतलब हल नहीं होगा, इतना। तो अगर हम आपसे पूछे दो समीकरण आपको बनाकर दे दूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको दो समीकरण लिखकर दे दूं, तो क्या सिर्फ समीकरण को देखकर बता सकते हैं क्या कि वो संगत है या नहीं है, बिना ग्राफ बनाए हुए। ग्राफ बना करके तो बता सकते हैं, ठीक है, हमने ये देखा। सर ग्राफ आलेख के द्वारा तो बता सकते हैं, आलेख अगर आप बनाओगे या फिर अगर ग्राफ आप बनाओगे, तो ग्राफ के थ्रू तो आंसर बता ही देंगे। प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा, संपाती होगा तो संगत होगा, समांतर होगा असंगत होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बिना ग्राफ बनाए हुए आंसर दीजिए, तो बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर बताने के लिए हमें कुछ रेशियो पता होना चाहिए। क्या रेशियो पता होना चाहिए, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मैंने लिखा था अभी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां से आप क्या बोलोगे, जब हमें कुछ गुणांकों के अनुपात चाहिए होंगे ये बताने के लिए कि संगत है कि असंगत है। मतलब आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे, क्या क्या कैलकुलेट करोगे, a1/a2 निकालोगे। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं इसके पहले कि आपके पास x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 15 है, मुझे बताइए x अनुपात y कितना होगा, क्या बताओगे। x और y का अनुपात कितना होगा। नाइस। तो यहां बोलेंगे सर x:y कहने का मतलब x/y कहना, ठीक है, अनुपात का मतलब ये होता है। तो यहां से बोलेंगे सर x/y कहने का मतलब क्या, 20/15। और इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, तो ये अनुपात आ जाएगा 4/3। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक्स और वाई का आपने रेशियो निकाला, उस तरीके से अगले क्लास में अगले टॉपिक में हम लोग गुणांकों का रेशियो निकालेंगे। अगर इस तरीके से दो समीकरण लिखा गया है, तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, a1/a2, फिर कैलकुलेट करोगे b1/b2, फिर कैलकुलेट करोगे c1/c2। अब a1/a2 कैलकुलेट करेंगे तो कुछ तो आ ही जाएगा सॉल्व करने के बाद, b1/b2 कैलकुलेट करेंगे तो कुछ तो आ ही जाएगा, और c1/c2 कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों को इन तीनों को कंपेयर करेंगे, सर तीनों बराबर है, कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, उसके बाद देखें क्या क्या कंडीशन बनते हैं, तो टोटल 3 कंडीशन बनेंगे, उन तीनों कंडीशन के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि संगत है कि असंगत है। अभी मैं थोड़ा कंडीशन पर नहीं जा रहा, मैं आपसे बस रेशियो पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे रेशियो बताइएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी इसी पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके सामने 2x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0। मैंने यहां लिखा 3x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। मुझे बताइए a1/a2 कितना होगा।
A1 बटा A2, ये आंसर देना है। 2/3, सभी का 2/3 है। तो आप अगर A1 B1 C1 आइडेंटिफाई कर रहे हो तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप कहोगे सर इसको देखिए, A1 क्या हो जाएगा सर, A1 पहले का x का गुणांक, तो यहाँ पर A1 2 दिख रहा है, ठीक है, A1 लिख दीजिएगा 2। B1 कितना दिख रहा है सर, B1 का वैल्यू मुझे 7 दिख रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 7। और C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू मुझे यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए A2 का वैल्यू कितना है। A2 का वैल्यू आपका 3 है। जैसे ही बोला ना A2, सेकंड इक्वेशन देखना स्टार्ट कीजिए। सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है आपको 3। B2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, y का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5। और C2 का वैल्यू बता दो कितना है, बस C2 का वैल्यू बताइए, बोलो। C2 कितना है, 9 या -9, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर माइनस का 9 है, ठीक है, तो -9 लिखोगे, 9 गलत हो जाएगा, ठीक है, तो -9 होगा। मैं बोलूँ A1 बटा A2, A1 बटा A2 बोलोगे सर 2/3 हो जाएगा, A1 को A2 से डिवाइड किया। अगर मैं बोलूँ B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 कहने का मतलब B1 को B2 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 7/5। मैं बोलूँ C1 बटा C2, तो C1 को C2 से डिवाइड करिए, 8/-9, तो 8/-9 लिखो, चाहे -8/9 लिखो, दोनों सही हो। क्लियर। अगर कुछ कटता तो काटते, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है, सिंपल सा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी का न्यूमरेटर किसी के डिनोमिनेटर से कट नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ेंगे। चलो आज यही रख रहे। इसके बाद गुणांकों का जो कंपैरिजन है, कब संगत बोलेंगे कब असंगत बोलेंगे, कब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, कब संपाती रेखा बनेगा, कब समांतर रेखा बनेगा, तो कंडीशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अभी कोई डाउट है तो बताइए, आज के क्लास में कोई डाउट है तो बताओ।